गुड आफ्टरनून बेटा। माई सेल्फ रंजन मित्तल। मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 और दिसंबर 24 वॉट एवर। अभी अनसर्टन है कि हमें कौन सा अटेम्प्ट मिलेगा। 2-4-5 दिन, एक हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी। नया डिसीजन आया है, दिसंबर अटेम्प्ट को प्रीपोन करके सितंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आई होप आपने सुना होगा। अभी तक ICAI एक साल में 2 बार एग्जाम लेता आया था, अब इस बार से 3 बार कर दिया। ठीक है ना। तो वो जो एक चेंज आया है उसमें हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सितंबर अटेम्प्ट हमें मिल जाता है तो हमारे पूरे 6 महीने से हो गए। बिफोर 6 मंथ्स हम अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। बिफोर 6 मंथ्स हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। अगर हमें 20 लाख रुपए का पैकेज मिलने वाला है, 6 महीने का कितना हुआ बॉस? 10 लाख। हाँ, अच्छा डिसीजन है, बट अभी हमें नहीं मालूम है जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन 24। 4 सब्जेक्ट हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट पेपर अकाउंट्स। फर्स्ट पेपर जो होगा वो अकाउंट्स, ठीक है। सेकंड पेपर लॉ, ठीक है ना, बिजनेस लॉ। थर्ड पेपर मैथ्स, स्टैट्स, LR, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। और फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स। इसमें जो 2 पेपर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर है। डिस्क्रिप्टिव बोले तो लॉन्ग आंसर। एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा और एक सॉल्यूशन कॉपी में नोट करके देना होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपने 12th में फेस किया। मार्किंग कुछ भी हो सकती है। आपकी 12th के क्वेश्चन की मार्किंग कितनी होती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ 5, 10, 15, 20 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी, अकाउंट्स में भी और लॉ में भी। तो हमारा टारगेटेड सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव। जो थर्ड और फोर्थ पेपर है वो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन सिंगल मार्क का होता है, 4 ABCD चॉइसेस होती हैं, करेक्ट को टिक करना है। हम अपने ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स। तो फर्स्ट पेपर है और पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लॉन्ग आंसर्स हैं, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है ना। क्या पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट हमें, सिलेबस क्या है? ICAI की साइट पर जाकर आपके सामने मैंने स्क्रीन पर सिलेबस रखा, ठीक है ना। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ICAI ने जो सिलेबस बना कर दिया है। अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है दिसंबर 23, वो ओल्ड CA फाउंडेशन था। अब नया अटेम्प्ट आएगा जून 24, ठीक है ना। आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए, ना आपका कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन पहली एग्जाम जून 24 होगी। इससे अब नया सिलेबस अप्लाई हो गया, पुराना सिलेबस चेंज हो गया है और अकाउंट्स में सिलेबस काफी कुछ बढ़ा दिया है। तो अब अपन इस न्यू सिलेबस को देखें, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर थेरोटिकल फ्रेमवर्क, इसको तो आप छोड़ दें, अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। थियरी है ये पूरा, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ेंगे, बट इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी अकाउंट्स की टीचिंग अगर मैं थियरी से स्टार्ट करूं तो आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है ना। और अगर वही न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा तो इंटरेस्टिंग होता है। दूसरी बात, आज हमने थियरी पढ़ी, सितंबर में एग्जाम है या दिसंबर में एग्जाम है, वहां तक वो थियरी एग्जाम तक आपको याद रहेगी इम्पॉसिबल। आपकी क्वालिटी पर कोई शक नहीं, आपकी क्वालिटी में जानता ही नहीं हुआ। एक सिस्टम है, एक साइकोलॉजी। हम एग्जाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो थियरी पढ़ते हैं, तो एग्जाम में हमें फुल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। छोड़ दो उसको। अकाउंटिंग प्रोसेस से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। इसमें 3 बेसिक टॉपिक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, याद आता है आपको? 11 के बेसिक टॉपिक है सब, है ना बेटा जी। ये टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता इनमें से। जब आपने 11th में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक पढ़ा, तो उसका एक एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है,
वो 11th का लेवल था बेटा। यहाँ ये टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देते। नहीं देने का सिंपल सा रीजन है, अभी पूरा आगे तक पढ़ेंगे, अगले 15 मिनट तक आप पूरा सिलेबस देखेंगे। ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे मेन टॉपिक्स हैं कि उनके साथ ये बिल्कुल बच्चों जैसे टॉपिक अकोमोडेट नहीं होते। ठीक है ना। ICAI ये मानता है कि बच्चों ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इन्होंने हमें इसका नॉलेज चेक नहीं करना। ठीक है, तो फिर सिलेबस में क्यों रखा है सर, हटाते हैं यहाँ से। तो बेटा जी कई सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने 11th-12th में PCM या PCB से अपनी 12th की है, वो बाद में माइग्रेट हो जाते हैं CA में, उन बच्चों के लिए टॉपिक रखा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा उन्हीं के लिए, अपना भी एक नॉलेज रिकॉल हो जाए, अपन ने 2 साल पहले पढ़ा था। अच्छा, दूसरी बात, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। आज क्लास स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे बैच बढ़ेगी, 100 स्टूडेंट्स की हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वहां तक मेंटेन होगी। अगर मैं एक सर्वे करने जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है नोन है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं सर्वे करने जाऊं कि ये 100 स्टूडेंट कहाँ से आए, तो मुझे मालूम पड़ेगा 100 स्टूडेंट 80 स्कूल से, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और स्टेट की स्कूल से आए, लेकिन लेवल ऑफ नॉलेज लगभग सबका सेम। तो जो चीजें CA की अकाउंटिंग में मेन टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है, जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से कनेक्टेड है, वो नॉलेज हम लेंगे। तो हम इन टॉपिक्स को पूरी तरह स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें 2 साल पुराना नॉलेज रिवाइज करना है, और ना ही मेन टॉपिक जो हम आगे के पढ़ेंगे उसके जैसे 8-8 10 क्वेश्चन इन टॉपिक में करेंगे। मेरा अपना एक सिस्टम है, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए चलिए। ठीक है, आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद सबको ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं सर की स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मत लूट लें। बस ये 4 बेसिक टॉपिक की ये स्ट्रेटेजी। ठीक, इसके बाद मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक टॉपिक होता है, 11th का टॉपिक है। ये बात अलग है कि कुछ बच्चे इसको 11th में स्किप कर देते हैं उनके टीचर्स की स्ट्रेटेजी के बेस पर, बट ये टॉपिक 11th में होता है ना। फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है याद, ये भी 11th में होता है। ठीक है, इन्वेंट्री नाम का एक नया टॉपिक जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा। ठीक है, डेप्रिसिएशन 11th में होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस पर मुझे मिक्सअप ओपिनियन मिल रहा है। क्या कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो सिलेबस से हटा दिया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हमें पढ़ाया था। ठीक है, इससे पहले तक ये 24 में जो CA फाउंडेशन की आपकी क्लास आई, बैच आई है, इसमें ये मुझे मालूम है CBSE ने इस टॉपिक को पूरी तरह से 11 से हटा दिया था। तब 22 में, जब आपने 22 में 11th पढ़ा था, तब CBSE ने इसको हटा दिया था सिलेबस से। आप MP बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं मालूम है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट अपन मान लेते नहीं पढ़ा, चलो नया है, 11th का ही टॉपिक है ये। ठीक है, फिर अपन आते हैं फाइनल अकाउंट्स, ये तो 11th का बिल्कुल पॉपुलर टॉपिक है। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, आई थिंक सबको याद आता होगा, है ना। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल अकाउंट है, वो आपके लिए नया होता है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, फिर अपन आते हैं अगले टॉपिक पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी आपने एक दुकान का फाइनल अकाउंट पढ़ा, एक शॉप, एक ट्रेडर का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, वैसे ही एक सोसाइटी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सोसाइटी अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाती है, वो नॉलेज इसमें मिलता है। ये दोनों टॉपिक फाइनल अकाउंट ही का पार्ट है। आज तक इसी एक पार्ट में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोड्यूस हुआ है, एक फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न और दूसरा फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसी में एक नया टॉपिक इन्होंने इस नए सिलेबस में ऐड किया है, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको सिंपल वे में बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना, ये भी आपके लिए नया होता है टॉपिक, बट इसको नया ऐड किया। नया कैसे ऐड किया, CA के लिए टॉपिक नया नहीं है, फाउंडेशन के लिए नया है। इससे पहले ये टॉपिक इंटर में हुआ करता था, इंटर के काफी सारे टॉपिक इन्होंने फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिए, उसमें ये एक टॉपिक है। अब ये 3 टॉपिक मिलकर एक पूरा ग्रुप बनेगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए नया हो गया। फिर हम आते हैं पार्टनरशिप पर।
इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फंड। आई थिंक 12th में आ गया वो अपन। ये 11th वाला सिलेबस एंड हो गया, अब 12th का सिलेबस चालू हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं श्योर नहीं हूँ आपको था या नहीं था, 12th में था, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक अपने को जो 12th में पढ़ा था वो यहाँ पर रिपीट होंगे। ये पूरा पार्टनरशिप एक सेगमेंट है जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में कवर होते हैं, ठीक है। फिर आता है कंपनी। कंपनी में इश्यू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर, ये भी बिल्कुल 12th का ही टॉपिक है ना। इसके बाद आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी 12th का ही एक टॉपिक है, ठीक है। फिर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, ये नया है आपके लिए, और ये सीए फाउंडेशन के लिए भी नया है। ये भी इंटर का टॉपिक था जो इन्होंने फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपके लिए नया टॉपिक है, और ये सीए फाउंडेशन के लिए भी नया है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी नया है। ये सारे टॉपिक्स हमने 12th में भी नहीं पढ़े हैं, और इससे पहले के ईयर में सीए फाउंडेशन में भी नहीं थे। ये इंटर में थे जो आप ट्रांसफर करके फाउंडेशन में करते। देखिए बेटा, एनालाइज करिए सिलेबस को। 11th का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। 12th का 70% मार्क, क्या छूट रहा है बताओ। 12th के अकाउंट्स के कौन से टॉपिक है जो अभी आपको यहाँ पूरे कहीं नहीं दिखे। 12th में अकाउंट्स पढ़ा ना, कौन से टॉपिक। कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट था 12th में, यहाँ नहीं है। रेशियो एनालिसिस, वो भी नहीं है ना। 12th के 2 टॉपिक सीए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी 12th का भी पूरा सिलेबस कवर हो गया। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि 12th का 70% पार्ट कवर हो गया। लेकिन इनके अलावा इन्वेंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट इशू, बोनस इशू, 6 टॉपिक नए ऐड हो गए, ठीक है। तो आपको 11th का कंप्लीट, 12th का 70% और 6 एक्स्ट्रा टॉपिक इस पूरे सीए फाउंडेशन में पढ़ना। ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे 100 मार्क्स के लिए। ये एज पर आईसीएआई आपका बेसिक नॉलेज। सब्जेक्ट का नाम क्या दिया आईसीएआई ने, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के प्रिंसिपल और उनकी प्रैक्टिस आपको सीए फाउंडेशन में करवाई जाए। फाउंडेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये फाउंडेशन है ना। एक बड़ी बिल्डिंग है, दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, हाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आई थिंक सब जानते हैं। सोचो उसका फंडामेंटल कितना डीप होगा, तभी तो जाकर वो बिल्डिंग इतनी सक्सेसफुली खड़ी। नॉर्मल फंडामेंटल पर इतनी ऊंची बिल्डिंग बना देंगे, 2 दिन में, 2 महीने में या 2 साल में कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी साइकोलॉजी। ऐसे ही इंटर, फिर फाइनल, और बाद में पूरी लाइफ की चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए इस सिलेबस को, इस कोर्स को नाम दिया था आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन। और फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है बेटा जी, वो पूरी लाइफ यूज हो। ड्यूरिंग सीए नहीं बोला मैंने, पूरी लाइफ, क्योंकि सीए इंटर में अकाउंट पढ़ना है, सीए फाइनल में अकाउंट्स पढ़ना है, और हमारी सीए का फुल फॉर्म क्या है बेटा जी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो तो सारा पूरी लाइफ अपना अकाउंट्स में ही डील करता है। तो ये सब्जेक्ट कोई 2-4-6 महीने के में एंड करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये शुरुआत हो रही है। फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि अपने को बाद में अकाउंटेंसी डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ बच्चों को। लास्ट 30 ईयर्स से मैं नाटा एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। ये 30 ईयर्स की जो जर्नी है, सेकंड जनरेशन अब हमारे पास आ गई है। कई सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, बोले सर हमारे पापा आपके पास पढ़े हुए, हमारी मम्मी आपके पास पढ़ी हुई, बड़ा अच्छा लगा बेटा। तो ये एक्सपीरियंस और नॉलेज का बेनिफिट, कहीं कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलता है कि फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ने के बाद फिर हमें इंटर और फाइनल में प्रॉब्लम। और अब ये जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं,
ये फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन में ऐड, कोई नए लोग पढ़ाने जो सीए फाउंडेशन में आए हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको पढ़ाया कैसे, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास एंड स्टेज पर आ चुकी है, जून में उनको एग्जाम दिलवानी है, ठीक है ना, मार्च तकरीबन मिड में आ गया है, 2 महीने तो उन बच्चों को प्रिपरेशन के लिए हमें देना ही पड़ेंगे। तो एंड से सेशन हो गया है, 15 दिन बाद मेरी बैचेस ओवर हो जाएंगे, नियर अबाउट सबकी बैचेस ओवर हो जाएंगे, बच्चे ही फीडबैक बताते हैं, सर यहाँ ऐसा है, सर वहाँ वैसा है, सर ने बोल दिया चैप्टर छोड़ दो, हमारे लेवल का नहीं है। अरे आप कैसे बोल सकते हो आपके लेवल का नहीं, एग्जाम ही पहली बार होगी, पेपर सेटिंग ही पहली बार होगी, 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप कुछ प्रिडिक्शन करते हो कि हाँ चलो ठीक है यार, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्किप किया जा सकता है, वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट किया, ठीक है, अभी न्यू इनिशियल स्टार्टिंग है, तो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि इस सीए फाउंडेशन में आपने नाटा एकेडमी को चूज किया। यहाँ टेम्पररी टीचर्स नहीं है, सब परमानेंट हैं। असीम सर जिन्होंने आपको लॉ पढ़ाया है, आई थिंक उन्होंने भी बताया होगा कि उनको भी 30 इयर्स हो चुका है, 20-25 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हर टीचर यहाँ मिनिमम बैठा हो। बिल्कुल अपन इस सिलेबस को उसी लेवल पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैसे बेटा जी इस सिलेबस को, इस सिलेबस को कवर करेंगे हम। बेसिक पहली बात, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना, वो हमें रिवाइज करना है। ये बिल्कुल मत सोचना यार ये सब 11th में पढ़ा है, सर ने तो वही जर्नल लेजर पढ़ा दिया, चालू कर दिया, थोड़ा सा 11th याद करके, अरे यार 2 महीने तक जर्नल चलेगा ना बेटा, 4 दिन, ओनली 4 days जर्नल एंड 2 days लेजर एंड 2 days ट्रायल बैलेंस एंड। लेकिन लिटरली 100% श्योर कि वो नॉलेज मिलेगा, हाँ यार ये चीज तो 11th में कवर नहीं हो पाई थी, ये चीज 11th में छूट गई थी, बस वही कवर हमें करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर हटा दें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। हर टॉपिक का बेसिक एक्सप्लेनेशन में पहले देते हैं, हर टॉपिक का। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, चलिए बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक पढ़ते हैं। उस बेसिक में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का पूरा टॉपिक जर्नल एंट्री बेस्ड है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो जैसे इशू ऑफ शेयर जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एंट्री बेस्ड है। 2 hours का टाइम सिर्फ एंट्री समझाने में मुझे लगता है, ठीक है ना। टोटल बेसिक में कवरेज है 3 hours की। अब 3 घंटे का ये मीनिंग नहीं कि आज 10:30 बजे स्टार्ट हुआ और 2:30 बजे तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं, 3 hours मतलब 3 lectures। उस पूरे बेसिक एक्सप्लेनेशन के बाद चैप्टर के हर एक पॉइंट का नॉलेज आपको हो जाता है। और बेटा जी मैजिक स्टिक ना तो मेरे पास है और ना दुनिया के किसी टीचर के पास है कि मैं ऐसे हिलाऊंगा हैरी पॉटर जैसा और आपका काम हो जाएगा। हर चीज में प्रेशराइज करूंगा, बेटा रिवाइज करें। और मुझे, मेरी अचीवमेंट है 90% स्टूडेंट उस कॉमन लाइन में रहता है, सब सिंसियरली सीए करने आए, बेटा ये एंट्री रिवाइज करना, ओके सर रिवाइज कर लिया, हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, ये एक बुक है नाटा एकेडमी का नोट्स, ये नोट्स अभी आपको मिल जाएगा, पूरा रिवाइज होकर आ रहा है ये। अभी मेरे आईपैड में ये पुरानी बुक है, इसलिए इसका सिलेबस हम कंपेयर ना करें, ठीक है ना। ये नोट्स से एक पूरी 160 पेजेस की बुक है, और वो बुक आपको मिल जाएगी 10-12 दिन के अंदर अंदर। इस बुक में हर टॉपिक में जो बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया वो है, वो आपने पढ़ा, घर में रिवाइज किया। क्वेश्चंस, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बिना तो हमारा सीए फाउंडेशन हो ही नहीं, अकाउंट सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मैंने आपको कितनी भी डीप थियोरी पढ़ा दी, अच्छा बेटा क्वेश्चन तो आप कर लेना, ये थोड़ी होता है, इम्पॉसिबल, क्वेश्चन ही तो मैंने। तो ये क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, ये डेप्रिसिएशन टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये 2 पार्ट में हर एक टॉपिक डिवाइड है, क्लास वर्क एंड होमवर्क। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर, स्क्रीन पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बाद सॉल्व करके बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते, एक एक हर क्वेश्चन। ये पूरा टॉपिक ने 11 क्वेश्चन में कंप्लीट किया, 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन के साथ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फुल कमांड। अब ये फुल कमांड है, बोलने से थोड़ी हो जाता है,
उसको हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो वो ट्राई होती है होमवर्क से। होमवर्क मीन्स होमवर्क, ये होमवर्क आपको खुद से 1 बाय 1 सॉल्व करना है उस समय जब मैं अनाउंस कर देता हूँ। बेटा आप क्लास वर्क में उस लेवल को अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि अब आप होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। हर चैप्टर में आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है, आप होमवर्क 1 बाय 1 सॉल्व कर दो। ये होमवर्क सॉल्व करने के बाद अपने आप में आपको सेल्फ कमांड हो जाता है। बेटा जी छोटे बड़े मिलाकर 20 टॉपिक्स, 20 चैप्टर्स, ठीक है ना। और अगर एग्जाम तक हमने रिवीजन नहीं किया, खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो एग्जाम तक पहला दूसरा पांचवा टॉपिक याद रहे, ये तो मिरेकल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। और यही चीज आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको सारी चीजें एग्जाम तक याद रहती। तो ये सारे टॉपिक बस 1 बाय 1 इसी तरह से क्लास वर्क 1 बाय 1 मैंने सॉल्व कराया, होमवर्क आपने सॉल्व किया। सर ठीक है, आपने बोला हमने सॉल्व कर लिया, अब कैसे पता लगा ये करेक्ट किया है रॉन्ग किया है? तो बेटा जी हर होमवर्क कंप्लीशन की एक डेट होती है कि भैया अगले मंडे को ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिर्फ एक सिंसियरिटी चेक करने के लिए मैं बच्चों की कॉपीज देखता हूँ कि उसने होमवर्क किया है कि नहीं किया, कंप्लीट है, ओके। फिर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वटेवर जो भी एकेडमी सेशन में ऑप्शन चूज करेगी उसके ऊपर सॉल्यूशन आपका आ जाता है। पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूं। उस सॉल्यूशन पीडीएफ से आपने हर एक एक सॉल्यूशन को मैच कर लिया। मैं अपन थोड़ी नेगेटिव बात कर, क्योंकि रियलिटी वही है। सर वो कुछ गलत हो गया तो होगा, बिल्कुल गलत। भाई फुल एंड परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं, आप भी नहीं। देखो परफेक्ट बनना है, मिस्टेक हुई है, ओके, कोई टेंशन नहीं लेना, मार्क कर लो कहाँ मिस्टेक हुई है। अब एक ओपन सेशन होता है बिल्कुल क्लास में, बेटा जी कल अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डाउट से डिस्कस करेंगे। अब एक एक पर्सन अपना एक एक प्रॉब्लम बताते जाते हैं। सर मेरे को इस क्वेश्चन में ये चीज गलत हुई तो क्या होगा करेक्ट, मैंने बता दिया। ट्रस्ट मी, वो एक प्रॉब्लम वो एक स्टूडेंट की थोड़ा है, 10 की है। मुझे अपने क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल श्योर है, मालूम है कि कौन सा बच्चा कहाँ पूछेगा। जैसे 3rd क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट पर डाउट्स एक बिल्कुल कॉमन होता है, शायद क्लास के 70% बच्चों को डाउट। मैं ओपन सेशन इसलिए रखता, 1 घंटे में। अब जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर है, उसके होमवर्क का डिस्कशन हमारा 3 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में मैं आपको होमवर्क के डाउट्स क्लियर। तो ऐसा मत सोचिए कि बस आपने किया वो हो गया, नहीं, पहले आप सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आप चेक करेंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आपको उस सिस्टम पर फुल कमांड, वो बिल्कुल टेंशन ना ले। तो ये इस तरीके से हम 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अराउंड 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हमारे सिलेबस के लिए है और उसी बीच में हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब अगर सितंबर अटेम्प्ट हुआ, ठीक है ना, तो 1 अप्रैल से सितंबर 2nd या 3rd वीक तक बात करें तो 6 महीने तो होते ही नहीं। फिर क्या करोगे आप सर? मैं एक्स्ट्रा टाइम दूँ, संडे क्लासेस रहती हैं, जब भी कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाती है, पीरियड 1.5 घंटे का हो जाता है, वो सब हम अच्छे से कवर करेंगे और विथ रिवीजन। रिवीजन होता है इस बात का प्रूफ, नाट्य एकेडमी के चैनल पर मेरा 33 लेक्चर्स का रिवीजन अभी भी यूट्यूब पर रखा हूँ। पिछले बैच को जो मैंने रिवीजन दिया था पूरा रिकॉर्डेड है वो, और हर एक चीज वहाँ यूट्यूब पर अभी भी रखी है। वैसे अब आपका 33 नहीं, अब आपका तो 40 लेक्चर्स पर जाएगा, सिलेबस बढ़ गया। थॉरो रिवीजन, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। ये पूरी हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी। टेस्ट की बात करें, हर टॉपिक का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल का भी सिस्टम फिक्स है। ये कोई किसी क्लास की टेस्ट कॉपीज है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लकीली कॉपी सामने आ गई, भी लास्ट जो बैच में हुआ था। ये इस तरह से टेस्ट कॉपीज आप मुझे सबमिट करते हैं, ये इसी तरह से टेस्ट कॉपीज आपको चेक होकर मिलती है, ठीक है ना। अभी इस स्टूडेंट ने कहाँ मिस्टेक की है इसको बता दिया गया है कि बेटा जी ये देखो ये रॉन्ग है, कहाँ ये वाला, ये अपने आप इसको समझ में आ गया है कहाँ रॉन्ग। सब टेस्ट ऐसे वीकली टेस्ट नहीं होते बेटा जी, टॉपिक टेस्ट होता है, टॉपिक एंड अक्यूमुलेटेड टेस्ट। आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आधे सिलेबस का टेस्ट, फिर रिमेनिंग हाफ कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट, और एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट, बिल्कुल 3 आवर्स के कंप्लीट सिलेबस के बेस पर एग्जाम
लेवल पर। ठीक है, इतनी तैयारी करने के बाद बेटा जी इस सब्जेक्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहला दिन है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताना है, ये पूरी मैंने आपको एक एक पॉइंट पर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर की। तो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आता है फर्स्ट डे, इसलिए आप थोड़ा सा, वो शायद नहीं आया या आप डेयरिंग नहीं कर पाते, मैं खुद ही रेस्ट कर लेता हूँ आपके बिहाफ पर कि सर इतनी मेहनत करने के बाद आपके सब्जेक्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितने मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। तो बेटा जी ये सब्जेक्ट ऐसा है जो 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में देता है और दे रहा है, कोई डाउट मत रखो। फर्स्ट सीए फाउंडेशन का 2018 में ओल्ड सिलेबस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 99 मार्क्स है। आपको जब बुक मिल जाएगी तो बैक पेज पर उन सब बच्चों के फोटोज हैं। देवांशी गोयल 99 मार्क्स। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स रहे 97। उसके बाद प्रीवियस जो दिसंबर अटेम्प्ट हुआ था उसमें 95 वाले दो स्टूडेंट। और गलत और झूठ इस पूरी कन्वर्सेशन में एक पॉइंट पर भी इसलिए नहीं है कि अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें हाईएस्ट मार्क्स 88। कोई मैं गलत बात आपको नहीं बताऊं, अब मेरे सिस्टम में ही नहीं। 88 है तो 88 है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन एग्जाम में गलत आ गया जिसके बच्चों को कोई मार्क्स नहीं, ये सारे स्टूडेंट खुद एग्री कर रहे हैं। कॉपीज चेक कॉपी बच्चों ने मंगवा लिए, मुझे बता दिए सर देखो हो गया। इस वजह से इस बार 90 भी टच नहीं हो पाया। ठीक है, हार्ड लक मान लिया आपने, हमारा है बच्चों का है जो भी है, लेकिन 90 प्लस की आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट देता है। नए सिलेबस में भी जो नए टॉपिक एड ऑन हुए हैं उसके सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, बहुत अच्छा लेवल अपने बनाया है। मेहनत तो करेंगे, करना पड़ेगी सब्जेक्ट में, इतनी इजी जॉब नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स अपने को देगा। बस अपना टारगेट पहले दिन से बनाए कि नहीं सर ने जब श्योर किया है कि 90 प्लस मार्क्स ये देता है तो मैं पूरी जान लगा दूंगा और मुझे लाना। एक डिटर्मिनेशन जब आपका ये हो जाएगा तो आप वो चीज कवर कर सकते हो। तो बेटा जी ये मैंने अपनी पूरी बात की है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, आप में से कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट पीसीए में? बेटा आप भी पीसीए? बेटा एनीबडी ऑनलाइन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट? विनाश, नवीन, पलक, समीक्षा, संजना, चैट में भी लिखिए। सुहानी, तनिष, वैशाली, ओके। क्या बोला था मैंने आपसे? कंफर्म किए बिना जीरो से अकाउंट पड़े, है ना, लोड नहीं ले, बिल्कुल जीरो से। आपके लिए ऐसा थोड़ा सा अजीब सा होता है, आने से पहले बहुत अच्छी डेयरिंग कर ली आप लोगों ने कि यार तुमने तो अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, क्या सीए करोगे, ऐसा और वैसा, बहुत सारी चीजें माइंड में लोगों ने डाली, अपने माइंड में भी आई है। लोड मत लेना, कॉमन चीज है हमारे लिए। हर बैच में 2 4 5 स्टूडेंट नॉन कॉमर्स रहते हैं, जीरो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ये श्योर है। और सबसे बड़ी बात, पैशंस रखना पड़ेगा। कॉमर्स स्टूडेंट से कॉम्पीट नहीं करना, जो है वो फैक्ट है। ठीक है ना, अभी मैंने बोला गुड सोल्ड इन कैश, ट्राई करोगे आप एंट्री? आप में से कोई बेटा तीनों में से गुड सोल्ड इन कैश की जनरल एंट्री? हाँ, मत घबराओ मत, बिल्कुल बिंदास आंसर देना है। ठीक है ना, कैश डेबिट टू से अभी एंट्री इन्होंने तुरंत बता दिया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो चीज पहले से पढ़ी है। अपने को तो समझ ही नहीं आया सर ने बोला क्या। यस और नो? ये कॉम्पीट नहीं करने। कॉम्पीट कब करेंगे? जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब। ठीक है ना, इनको वो चीज ऑलमोस्ट पहले से आती है। हम अगर इनसे कंपैरिजन करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, वो नहीं लाना है। फ्रस्ट्रेशन आएगा ना तो हम क्विट कर जाएंगे, वहीं भी जाओगे आप। किसी भी इंडिया की किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको 100 में से 94 95 98 स्टूडेंट कॉमर्स वाले मिलेंगे। 2 4 5 बहुत मैक्सिमम मान लें 10 स्टूडेंट नॉन कॉमर्स मिलेंगे। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है पिछले किसी साल में 100 में से 10 स्टूडेंट भी नॉन कॉमर्स आए।
तो मेजॉरिटी नहीं है हमारी, मेजॉरिटी कॉमर्स वालों लोग, ठीक है, हमारे को सीखने को आ रहा है ना बस। और तीसरी बात, कभी भी कुछ ऐसा लगे कि कम समझ में आया, फ्रैंकली आकर बोलो। बाकी सारे स्टूडेंट को भी बिंदास डाउट्स क्लियर कर, सर ये डाउट है, ओके यार बेटा जी यहाँ सीखने के लिए आए, और सीखा क्वेश्चन माइंड में है, वही चीज सर से नहीं पूछा तो फिर क्या मतलब रहा। हो सकता है बैड एक्सपीरियंस रहा, हटा देना सारे बैड एक्सपीरियंसेस कि यार सर से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो तो टेम्परामेंट हाई हो जाता। नहीं, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं। इवन कुछ बैचेस ऐसी होती है कि आधी घंटा तो बस ऐसे ही डिस्कशन में लग जाता है। मत लोड लेना, बिल्कुल बिंदास चल रहा है अपना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपके और मेरे बीच में कोई आएगा ही। आपको प्रॉब्लम है, आप किसी और को बोल रहे हो, सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा। मेरे पास आओ, हो सकता है वो आपकी कुछ कमी है, मैं आपको बताऊंगा बेटा ऐसा करो। हो सकता है रियल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपन एक्स्ट्रा टाइम में कवर, लोड नहीं लेने का, ठीक है ना। बहुत अच्छे से स्कोरिंग होता है। मुझे थोड़ा सा बस डिसअपॉइंट होता हूँ मैं पीसीबी वाले स्टूडेंट से, ठीक है ना। वो उनका बायो है, उन्होंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। तो क्या ये अकाउंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है? मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट की ग्रास्पिंग अच्छी होती है, अकाउंट्स को बहुत इजीली ग्रास्प कर, हर अटेम्प्ट में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कहीं कोई झूठ नहीं है, कोई फॉल्स नहीं है। आधे स्टूडेंट बीच में क्विट कर जाए, गलत डिसीजन है उनका। आपको भी बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं करने का। फ्रस्ट्रेशन आता है बीच बीच में, चैप्टर जब हेवी आएंगे मत लगे रहो। आधे जो कंटिन्यू आखिरी तक, सर बिल्कुल समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस कंफर्म। यकीन मानिए इन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी 80 और 90 प्लस पर आ रहे हैं। ऑनलाइन बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो अपने को लोड नहीं लेना, लास्ट तक कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। 80 और 90 में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी आ रहा है, कोई डाउट नहीं, बस ठीक है बेटा जी। तो अब अपन अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। सबके लिए सब नॉलेज नया है, कोई लोड मत लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो एक डेफिनेशन नोट करेंगे, ये डेफिनेशन हमें बताएगी अकाउंटिंग क्या है और क्यों होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डैश करके आगे लिखिए। अकाउंटिंग is an art of recording. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing the business transactions. Summarizing the business transactions in money term. In money term. To find the final results of business. To find the final results of business. ठीक बेटा जी, ये एक डेफिनेशन है जो अकाउंटिंग का कंप्लीट मीनिंग आपको डिस्क्राइब करे, और साथ ही में अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। एक एक वर्ड को मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ समझ में आएगा। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the business transactions. पहला वर्ड इस डेफिनेशन का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? एक ट्रेडर
जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करता है वो उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात, इस डेफिनेशन को भी स्टार्ट करने से पहले एक थॉट क्लियर कर ले, अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस करता है, बिजनेस के अलावा कहीं भी अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है ना। बिजनेस ही अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग से बिजनेस करता है, तो हमारे सब्जेक्ट में कंप्लीट थॉट प्रोसेस बिजनेस बेस्ड है। हम जो भी कुछ बात करेंगे हर दिन पूरे सेशन में सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक ट्रेडर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करता है, सोचो एक दुकानदार दुकान चलाते टाइम क्या करता है, गुड्स परचेस करता है, गुड्स सोल्ड करता है, कस्टमर से कैश रिसीव करता है, जिन लोगों से उसने क्रेडिट परचेस किया था दैट मीन्स सप्लायर, उनको कैश पेमेंट करता है, कई तरह की सर्विस लेने पर एक्सपेंस पे करता है, इनकम रिसीव होती है। ये सब क्या है, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, एक्सपेंस पेड, इनकम रिसीव और भी बहुत सारे, ठीक है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। 3 स्टेप में अकाउंटिंग होती है बेटा। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। टू नोट डाउन द ट्रांजैक्शन, टू राइट डाउन द ट्रांजैक्शन मीन्स रिकॉर्डिंग, लिख लेना। हमने पूछा सर ट्रांजैक्शन लिखना क्यों है? बेटा जी एक साल में एक बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस हो, छोटी से छोटी दुकान को भी आप टारगेट क्यों ना कर लें, 1000-2000 ट्रांजैक्शन वो एक साल में कर लेता है, ठीक है ना। मिड साइज बिजनेस में तो 10-20 हजार ट्रांजैक्शन और बिग साइज बिजनेस में तो करोड़ों में ट्रांजैक्शन होते हैं। यहाँ आप इस सीए लेवल पर अकाउंटिंग में कुछ ऐसी बात सुनेंगे कि जब आप माइन्यूटली सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सर कुछ बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन हो रहा है यार, करोड़ों ट्रांजैक्शन कहां से हो? अरे बेटा जी 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ टर्नओवर है एक कंपनी का इंडिया। अब सोचो आप 20 लाख करोड़, 20 लाख सीआर, अभी हम लिख भी नहीं पाएंगे उस फिगर को, इतना बड़ा फिगर है। वो इतने बड़े सेल हो रहे हैं तो वो सेल करोड़ों में हो रहे हैं, तो कहाँ गलत बोल दिया मैंने? तो इसलिए मैक्रो लेवल पर जाकर सी अकाउंटिंग सिखाएगा। अपन इतनी बड़ी बात अभी नहीं कर रहे हैं, अपन 1000-2000 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एक बिजनेस में एवरेज 1000 ट्रांजैक्शन हुए, ट्रेडर के लिए कंपलसरी है कि वो इन 1000 ट्रांजैक्शंस को ईयर एंडिंग डेट तक याद रखे, कंपलसरी। एक भी ट्रांजैक्शन भाई भूलना नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? क्योंकि उस पूरे 1000 ट्रांजैक्शन से ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेगा और फाइनल अकाउंट रिजल्ट बताएगा। समझना, आपके बिजनेस में 1000 ट्रांजैक्शन पूरे ईयर में हुए, वो 1000 पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट के फाइनल अकाउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते और फाइनल अकाउंट बताता है रिजल्ट। चलो मुझे आपके लेवल पर आकर बात करता हूं। 12th की एग्जाम अभी आप सब लोगों ने दी, किस स्ट्रीम से दी अपन बात नहीं करते, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई। 12th की एग्जाम सबने दी है। क्या आया एग्जाम में? एग्जाम में क्या पूछा गया आपसे? वही जो आपने पूरे साल क्लास में पढ़ा, सही यस और नो। 15 दिन छुट्टी मार दी आपने, चलो आपने ही, कोई दूसरा स्टूडेंट है 15 दिन छुट्टी मार दी, उस बैकलॉग को उसने कहीं से कवर भी नहीं किया, तो उन 15 दिनों में टीचर ने क्लास में जो पढ़ाया होगा वो एग्जाम में जब आया तो क्या वो करेक्ट कर पाया? आता ही नहीं उसको, तो छोड़ ही दिया होगा उसने, या कुछ किया भी होगा तो गलत सलत कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपकी पहले फर्स्ट डे से लास्ट डे तक की स्टडी के बेस पर ही तो आपकी एग्जाम क्रिएट होती है। फिर एग्जाम देते हो और रिजल्ट आता है। पूरे साल आपने सिंसियरली पढ़ाई की है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, रेगुलरिटी रही नहीं, जो चीजें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको माइंड में क्लियर ही नहीं, उसका रिजल्ट नेगेटिव आना है।
बिल्कुल बिजनेस में भी यही हो रहा है, पूरे 1000 ट्रांजेक्शन के बेस पर रिजल्ट आएगा, एक भी भूल गए तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। और बेटा जी कोई भी ट्रेडर ऐसी कोई बात नहीं करता है जिससे उसका रिजल्ट रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया, आपको 1000 ट्रांजेक्शन याद रखना है कंपल्सरी। तो बेटा जी इतनी शार्प मेमोरी तो नहीं है कि आप 1000 ट्रांजेक्शन्स को विथ डेट, विथ नेम, विथ अमाउंट याद रख सकते हैं, से या सुन। चलो छोड़ो उसको, मैं तो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। आप में से ऐसा कोई पर्सन जिसको अपने 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद है? एनीबडी? यकीन मानिए इस पॉइंट पर सिर्फ यही एक क्वेश्चन करता हूँ, बरसों से कर रहा हूँ, आज तक एक भी हाथ ऊंचा नहीं हुआ, सर मैं हूँ। सोचो आप, जब आप मैं भी आप में इन्वॉल्व हूँ, आपको और मेरे को 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद नहीं है, तो एक ट्रेडर को 1000 ट्रांजेक्शन्स कैसे याद रहेंगे भाई? मोबाइल नंबर का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? मोबाइल नंबर में पहले एक नाम होता है, फिर 10 डिजिट का एक नंबर होता है, आपके फ्रेंड का, आपके रिलेटिव का सो एंड सो नेम है, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। जब वो याद नहीं है तो अकाउंट का डेटा भी ऐसे ही होता है, कोई नेम ऑफ अकाउंट होता है और उसके साथ 3 4 5 10 डिजिट का अमाउंट होता है, वो डेटा वैसा ही है, वो याद नहीं रह सकता। तो बेटा जी उन ट्रांजेक्शन को याद रखना कंपलसरी है, और याद रहता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहीं नोट कर लेते हैं। ये जो नोट डाउन का फंक्शन है, इसी को अकाउंट कहता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर लिया तो भूलने का डर खत्म हो गया। जो ईमानदारी से एक आंसर दे, बिल्कुल ऑनेस्टली, अगर ये डेफिनेशन में आपको भी नोट नहीं करा, पूरी 1 घंटे तक मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डेफिनेशन को, थोड़ा टाइम आज थोड़ा टाइम कर, मैंने नोट नहीं किया, सिर्फ क्लास में मेरी सुनी हुई डेफिनेशन एग्जाम तक याद रहेगी कि नहीं रहेगी? सेंट्रल आइडिया याद रहे, सर ने अकाउंटिंग के मीनिंग में ये बताया था, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको एग्जाम तक याद नहीं रहेगी। अरे याद रखने के लिए तो नोट्स बनाते हो आप, बचपन से आज तक ये जो कॉपियां आपने बनाई है, नोटबुक आप बना रहे हो, ये इंटेंशन ही यही है कि टीचर का पढ़ाया हुआ क्लास में नोट कर लिया, बाद में रिवाइज कर लेते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 1 या 2 बार एग्जाम में आता है वर्ड टू वर्ड वैसा लिख देते हो। बेटा जी जो इंटेंशन आपका नोट बनाने का होता है वही तो इंटेंशन ट्रेडर का रिकॉर्डिंग का है। ट्रांजेक्शन याद नहीं रहेंगे तो नोट कर लो, नोट की हुई चीज भूलेंगे ही नहीं क्योंकि लिखी हुई है, जब भी भूल गए याद कर लो, पढ़ लो, याद आ जाएगा, अच्छा ये ट्रांजेक्शन इस पर्सन के साथ इतने अमाउंट का हुआ था, ये है रिकॉर्डिंग। जिस बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट ने उसका नाम दिया है जर्नल। जर्नल। अब बेटा जी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबके मीनिंग आएंगे, नोट मत करिए क्योंकि ब्रीफ मीनिंग है, डिटेल अभी अपन इनके टॉपिक आगे बढ़ेंगे। जर्नल क्या होता है सर? Journal is primary book of business in which transactions are to be recorded chronologically. Journal is primary book of business in which transactions are to be recorded chronologically. Journal business की पहली बुक है। जीरो से पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैंने 15-10 मिनट पहले बोला, हाँ स्टार्ट किया, पहला नाम जर्नल लिखा, ऑब्वियसली अगर इससे पहले कोई बुक होती तो मैं तो जीरो से पढ़ा, आपको पहले वही पढ़ा था, पहला नाम ही मैंने जर्नल लिखा है क्योंकि अकाउंट की पहली बुक ही, ठीक है ना, प्राइमरी बुक है जर्नल। क्या होता है इसमें? इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बिजनेस में 1000 ट्रांजेक्शन हुए, पूरे 1000 ट्रांजेक्शन आप लास्ट तक लिख दो, लेकिन डेट के ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट के ऑर्डर, आज 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, फिर 2nd का, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, ताकि बुक सिंक्रोनिज्म रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन आपने जर्नल में नोट कर, पर्पस क्या है? जो भी मैंने 2 बार बताया, ट्रांजेक्शन को याद रखना, मेमोराइज रखना। जर्नल बनाने के बाद ट्रांजेक्शन भूलने का डर खत्म हो जाता है। तो बेटा जी पहली स्टेप है अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग, और जिस बुक में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है उस बुक का नाम है जर्नल, ठीक।
अब दूसरा स्टेप आता है क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन वर्ड से ही क्लासीफाइंग बना है। क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है अभी बाद में आएगा, पहले एक दूसरी बात समझने होगी, तब जाकर क्लासीफाइंग का मीनिंग समझ में आएगा। ट्रेडर ने ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज रखने के लिए अपने सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में नोट कर लिए, खत्म हो गई, ठीक है ना, जर्नल का पार्ट एंड हो गया। अब एक ट्रेडर जो बिजनेस कर रहा है, हर ट्रेडर, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल है वो, हर ट्रेडर जो बिजनेस करता है उससे अपने हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन मालूम होनी चाहिए। हर एक ट्रेडर को अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स की बैलेंस पोजीशन मालूम होना कंपलसरी। टेक्निकल बात हो गई सर, ये आपकी बात समझ में नहीं आई, इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन। और सिंपल बात करें, एक ट्रेडर जो बिजनेस कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि मेरा परचेस कितने अमाउंट का है, मेरा सेल कितने अमाउंट का है, मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, मुझे किस किस पार्टी से कितना कितना अमाउंट लेना है और किस किस पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है। अगर ट्रेडर को ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो बिजनेस चला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर आप पर एग्जाम, इमेजिन करो जब आप 12th में प्रीवियस ईयर दिसंबर में थे, दिसंबर 23 आपका टाइम चल रहा है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि कितने सब्जेक्ट 12th में, हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स टीचर ने पढ़ा दिए और कितने टाइप्स टॉपिक्स पेंडिंग है। सोचो थोड़ा सा, के साथ तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो क्या ऐसे स्टूडेंट का पास होना आपको श्योर लग रहा है? 9 मंथ्स, अगर अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हुआ, छोड़ो अप्रैल से नहीं हुआ, जुलाई से भी स्टार्ट हुआ, 6 मंथ्स हो चुके हैं, 1.5 महीने बाद एग्जाम है। एक स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि कितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हो चुके हैं, कितने ड्यू है, पेंडिंग है। क्या ऐसा स्टूडेंट पास हो सकता है? यस और नो? नो। मालूम ही नहीं है भाई को कितने टॉपिक हो गए। अरे भाई तेरे को तो टॉपिक का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक ही नहीं मालूम। ऐसा ही एक ट्रेडर के साथ है। अगर ट्रेडर को ये नहीं मालूम है परचेस कितना, सेल कितना, कैश कितना, पैसा लेना कितना, पैसा देना कितना, तो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो अब ट्रेडर को एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें ये सारे अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो। गेस करिए कौन सी बुक? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी चैट में रिएक्ट कर सकते हैं, आप चैट में आंसर दें अगर आपको कुछ। बिनाज, सही आंसर दिया आपने बेटा, बोलो। लेजर, कौन सी बुक? लेजर। छोटे छोटे आंसर देने में हेजिटेट नहीं होना, ठीक है ना, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। 1-2 दिन में आप फ्री हो जाएंगे मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं, अपने को प्रेस्टीज इशू बनाकर नहीं पढ़ना है, अपने को ट्राई करनी है, अपनी फर्स्ट ड्यूटी है ट्राई करनी। राइट, करेक्ट होगा रॉन्ग होगा ये बाद में डिसाइड हो। लेजर, लेजर क्या होता है? लेजर इज सेकेंडरी बुक of business in which all accounts are to be opened separately. Ledger is secondary book of business. क्यों बोलता है सेकेंडरी बुक अकाउंट? इसको सेकंड नंबर पर बन रहा है। पहली बुक कौन सी बनी? सेकंड नंबर लेजर, इसलिए सेकेंडरी बुक। सीक्वेंस वाइज सेकंड नंबर पर बनती है, इसलिए सेकेंडरी बुक। इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली, सारे अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? एक एग्जांपल से बताता हूं। ये लेजर एक बुक है, बुक 100, 200, 500, 1000 पेजेस की, इवन मोर देन 1000 पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शंस उतनी मोटी बुक। हर चीज का एग्जांपल मैं आप ही पर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। याद करो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड बिल्कुल बच्चे थे हम, कितनी पतली पतली सी कॉपी मम्मी पापा ला कर देते थे। हाँ, आज काम चल जाएगा क्या उससे? मोटी मोटी कॉपियां लेकर बैठते हैं हम यहाँ। हाँ,
तो क्यों हमें सीए लेवल पर अकाउंटिंग पढ़ना है? एक बड़ी कॉपी की नीड होगी, हमें मालूम है, और हमने वो कॉपी बड़ी परचेस कैसे ट्रेडर का है, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस, 1000 पेजेस, वो नंबर ऑफ पेजेस कुछ भी हो सकते हैं। अब उसमें अकाउंट कैसे बनेंगे? एक पेज पर बना दिया परचेस अकाउंट, कुछ गैप के बाद, मेरा ये बताया हुआ इतना छोटा गैप नहीं बेटा, बहुत बड़ा गैप, मेरे को तो बिना कुछ लिखे अपनी बात को ओरली बताना है आपको, इसलिए मेरा गैप बहुत कम है। कुछ गैप के बाद अगला अकाउंट बना दिया सेल अकाउंट, फिर कुछ गैप के बाद बना दिया कैश अकाउंट। कुछ पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, और भी। हमारी बात 5 अकाउंट में समझ में आएगी, इसलिए मैं 5 ही नाम लिख रहा हूँ। ऐसे 100, 200, 500, 1000 अकाउंट, ठीक है ना, ये सब अकाउंट ओपन कर लिए। सर क्या करते हैं बेटा जी? ये जो पहली बुक है जर्नल, इस जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, या यूं बोले फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक, अलग अलग डेट पर अलग अलग पेजेस पर परचेस लिखा हुआ है इस जर्नल में। वो सारा परचेस जो जर्नल में अलग अलग लिखा है, वो लेजर के इस परचेस अकाउंट में 1 बाय 1 लिख दे। जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में परचेस लिखा है। अभी मैंने 10 मिनट पहले क्या बताया, जर्नल डेट वाइज बनता है, ठीक ना, हर डेट में जहां परचेस आ रहा है वो जर्नल के अलग अलग पेजेस पर लिखा है, लेजर में वो सारे परचेस एक साथ आ गए। ऐसे ही जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अलग अलग पेजेस पर सेल लिखा है, वो सब सेल सेल अकाउंट में आ गए। कैश ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में आ गए, राम के ट्रांजेक्शन राम अकाउंट में आ गए, श्याम के ट्रांजेक्शन श्याम अकाउंट में आ गए, और बाकी के ट्रांजेक्शन आगे अपने अपने अकाउंट में जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन कंबाइन मिक्स होते थे, ओके, और लेजर में उन सबको सेपरेट सेपरेट कर लिया। ये बिल्कुल वैसा है कि एक बड़ा फ्रूट बास्केट है आपके पास, 10 to 15 kg मिक्स फ्रूट उसके अंदर रखा हुआ है, बड़ा बास्केट, ठीक है ना, 15 किलो फ्रूट रखा है। क्या रखा है उसमें? उस बास्केट में मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स है, सब मिक्स है। आपने क्या किया, 5 खाली छोटे बास्केट लिए, साइड में रखे, उस बड़े बास्केट के मैंगो एक छोटे बास्केट, उसके ऑरेंज दूसरे बास्केट, बनाना तीसरे बास्केट में, एप्पल चौथे बास्केट में, ग्रेप्स 5वें बास्केट, वो बड़ा बास्केट खाली हो। अब ये जो छोटे बास्केट्स हैं, ये स्पेसिफाई हो रहा है ये एप्पल का ही बास्केट है, इसमें अब कोई ऑरेंज या बनाना नहीं, ये मैंगो का ही बास्केट है, इसमें और कोई दूसरा फ्रूट नहीं। बिल्कुल यही हो रहा है। जर्नल जस्ट लाइक बिग बास्केट, सब कुछ इसके अंदर लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, और लेजर, ठीक है, बंच ऑफ स्मॉल बास्केट्स, परचेस अलग हो गया, सेल अलग हो गया, कैश अलग हो गया, नाम अलग हो गया, शाम अलग हो गया। बेटा ये जो वर्ड है क्लासिफिकेशन, ये कोई अकाउंटिंग का वर्ड नहीं है, कॉमन लाइफ का वर्ड है। क्लासिफाई करना मतलब अलग कर रहे। मेरा लास्ट पीरियड है आज के दिन, मैं लास्ट टीचर आपके सामने आया हूँ। मेरे से पहले किसी टीचर ने आपसे नहीं पूछा कौन कॉमर्स स्टूडेंट और कौन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने पूछा, हर क्लास में पूछता हूँ फर्स्ट डे, ठीक है ना। तो ये 2 स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स, बाकी आप 7 स्टूडेंट कॉमर्स, तो मैंने क्या किया, क्लासिफाई कर लिया ना, ये 2 नॉन कॉमर्स, ये 7 कॉमर्स। अगर अभी ये बैच कंबाइन होती, शायद कोई टीचर पूछ ले, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, पहले सीबीएसई वाले हाथ ऊंचे करो, 30-40 स्टूडेंट के हाथ ऊंचे हो, एमपी बोर्ड वाले हाथ ऊंचे करो, 25-30 के हाथ ऊंचे होगा, आईसीएसई वाले हाथ ऊंचे करो, 5-7 स्टूडेंट के हाथ ऊंचे। क्लासिफिकेशन हो गए, ये एमपी बोर्ड का, ये सीबीएसई का, आईसीएसई का। स्कूल में असेंबली अगर होती थी, स्कूल में स्टार्टिंग में जो प्रेयर होती है, ठीक है ना, वो हॉल में सारी क्लासेस के स्टूडेंट मिक्स हैं, सब मिलकर प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर ओवर हो गई, ठीक है, अब हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में चला जाए, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 12th, सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। उस हॉल में सारे स्टूडेंट कंबाइन है पढ़ने के लिए, सब सेपरेट हो जाए। यही सेपरेशन क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन लेजर होता है, ठीक है बेटा जी। क्यों किया सर ये क्लासिफिकेशन? हर एक लेजर अकाउंट एक बैलेंसिंग बताता है। ये अभी अपन आएंगे बेटा जी, डेबिट क्रेडिट, कल मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ये एक अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है,
आप डेबिट क्रेडिट दोनों का डिफरेंस निकालने, ये जो डिफरेंस आएगा इसे कहेंगे बैलेंस। जिसको मैथमेटिक्स ने डिफरेंस वर्ड यूज किया है, 100 और 80 का डिफरेंस बताओ, 20। जिसको मैथ्स से डिफरेंस बोलता है उसी को अकाउंट बैलेंस बोलता है, ठीक है ना। मैथ्स में पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट चलता है। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस बैलेंस, हर अकाउंट का एक बैलेंस आ जाएगा। जैसे परचेस का बैलेंस आ गया 1,50,000, ये परचेस का बैलेंस 1,50,000 ये बता रहा है कि आपने 1,50,000 का गुड्स परचेस कर लिया है। सपोज सेल का बैलेंस आ गया 1,80,000, आपने 1,80,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया। 36,000 कैश बैलेंस से, मतलब आपको 30, आपके पास अभी इस समय 36,000 कैश रखा हुआ है, राइट है। ये पर्सन है लाइक राम श्याम, राम का डेबिट बैलेंस आ रहा है 3,000। एनी गेसिंग? राम का 3,000 डेबिट, इसका क्या मीनिंग हो? पर्सन से या तो पैसा लेना होता है या देना होता है ना। अब अगर किसी पर्सन का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब अमाउंट लेना है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम। राम से आपको 3,000 लेना है, राइट है। ये शाम का 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया, और किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है बेटा? उस बंदे को उतना पेमेंट करना है। इस लेजर को बनाकर ट्रेडर को अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी इंफॉर्मेशन से ट्रेडर अपना बिजनेस चलाता है। दो वर्ड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है। कल अगर कुछ और नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो इसका एक ब्रीफ रिपीटेशन में दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बड़ा डेफिनेशन है, टाइम लगता है इसमें। ठीक बेटा जी, चलो आज का टाइम अपना इतना ही, कल मिलते हैं, गुड डे।